लीडर्स चाइना फोरम का आयोजन किया जाएगा और चीन के शंजू 23 के अंतरिक्ष यात्री दल की हुई पुष्टि। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने चीन की राष्ट्रीय यात्रा से पहले बेलग्रेड में चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा निर्मित विशेष कार्यक्रमों शी जिनपिंग के सांस्कृतिक संबंध और राष्ट्रपति शी के पत्र के शुभारंभ समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया। शी जिनपिंग के सांस्कृतिक संबंध कार्यक्रम में चीनी राष्ट्रपति शी की संस्कृति के संरक्षण और विकास के प्रति उनकी चिंता की जीवन अपनी संस्कृति के कारण मजबूत होता है। उनके गहन विचारों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराओं के निरंतरता के प्रति उनके गहरे स्नेह को दर्शाती है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को शी जिनपिंग के सांस्कृतिक विचारों के मूल तत्व और राष्ट्रपति शी के शासन दर्शन की गहन सांस्कृतिक नींव की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति शी के पत्र कार्यक्रम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा विभिन्न देशों के कलाकारों और युवाओं को भेजे गए पत्रों के चुनिंदा अंशों के साथ साथ असम विश्व सम्मेलन को लिखे गए उनके बधाई पत्र को भी शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम जन मित्रता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के राष्ट्रपति शी के कूटनीतिक दर्शन और नए युग में एक खुली, समावेशी और पारस्परिक लाभ वाले सहयोग के प्रमुख जिम्मेदार देश के तौर पर चीन की छवि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उधर हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप ने चीन की राजधानी पेजिंग में यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी का इंटरव्यू किया। इस मौके पर एनानी ने कहा कि चीन यूनेस्को के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। यूनेस्को और चीन के बीच सहयोग पहले से ही द्विपक्षीय दायरे से आगे निकल चुका है और वैश्विक दक्षिण तक विस्तार किया गया है। दोनों पक्ष विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, संचार और सूचना समेत यूनेस्को के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मई को पेजिंग में एनानी के साथ मुलाकात की। शी जिनपिंग ने दोहराया कि तीन सभ्यताओं के बीच और गंभीरता का समर्थन करता है और सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान व आपसी सीख की वकालत करता है। एनानी ने कहा कि यह विचारधारा यूनेस्को के मिशन से बिल्कुल मेल खाती है। एनानी ने आगे कहा कि अब दुनिया में तरह तरह के संकट फैल रहे हैं। विभिन्न देशों के लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ाने से मुठभेड़ की रोकथाम करना यूनेस्को का अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन है। यूनेस्को का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय यूनेस्को को निष्पक्ष और तटस्थ रवैये से समस्त मानव जाति की सेवा करनी होगी। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन के ज़ेजियांग प्रांत के हांगझो शहर पहुंचे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज की यह आधिकारिक यात्रा चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आदान प्रदान है। चीन आशा करता है कि दोनों पक्ष इस यात्रा के अवसर पर अपनी पारंपरिक मित्रता को जारी रखेंगे, चौतरफा सहयोग को गहरा करेंगे और नए युग में और घनिष्ठ चीन पाकिस्तान साझा भविष्य वाले समुदायों के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेंगे। और चौथा, चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन एक्सपो 22 से 26 जून तक चीन की राजधानी पेजिंग में आयोजित किया जाएगा। चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद यानी CCPIT के एक संबंधित अधिकारी ने 22 मई को घोषणा की कि 2026 एपेक बिजनेस लीडर्स चाइना फोरम इस साल के चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन एक्सपो के उद्घाटन से एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। चीन में आयोजित होने वाले 2026 एपेक बिजनेस लीडर्स चाइना फोरम में एक उद्घाटन समारोह और 3 विषयगत सेमिनार शामिल होंगे। यह मंच एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र का समर्थन करने पर ABAC वक्तव्य और कनेक्टिविटी का समर्थन करने पर ABAC वक्तव्य जैसे महत्वपूर्ण परिणामों की मध्यावधि समीक्षा करेगा और अंततः उद्योग और व्यापार समुदाय की ओर से उच्च गुणवत्ता वाली नीतिगत सिफारिशें एपेक नेताओं की अनौपचारिक बैठक में प्रस्तुत करने के लिए पूरी तैयारी करेगा। और चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद के कार्यालय के अध्यक्ष वांग मी ने कहा कि एशिया प्रशांत उद्योग और व्यापार समुदाय ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है और 2014 पेजिंग बैठक के परिणामों के आधार पर एपेक कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट के उन्नत संस्करण के विकास का आह्वान किया है। यह स्थिर और सुचारू उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने और समावेशी वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में एशिया प्रशांत उद्योग और व्यापार समुदाय की साझा आकांक्षाओं को पूरी तरह से दर्शाता है। उधर एशिया प्रशांत व्यापार साझेदारी वार्ता और साल 2026 सूचो वैश्विक निवेश संवर्धन सम्मेलन 21 मई को चीन के चांगसू प्रांत के सूचो शहर में आयोजित हुआ।
यह एपेक व्यापार मंत्री सम्मेलन की विस्तारित गतिविधि है। 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 700 से ज्यादा उद्यमों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। उन्हें उम्मीद है कि चीन में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के और व्यापक अवसर मिलेंगे। अमेरिका के टेक्नीमार्क समूह के CFO रॉब यूपा ने कहा कि टेक्नीमार्क अमेरिका की वैश्विक विनिर्माण कंपनी है जो लंबे समय से सूचों में व्यापार कर रही है। वर्तमान एपेक व्यापार मंत्री सम्मेलन में विनिर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवोदित व्यवसायों का विकास ध्यानाकर्षक रहा है। आशा है कि चीन के बाहर क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग किया जाएगा ताकि कंपनी का एशिया प्रशांत बाजार में ज्यादा विकास हो सके। उधर अमेरिका की 3M कंपनी के वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चीनी अध्यक्ष लिंग होंगयू ने कहा कि वर्तमान एपेक व्यापार मंत्री सम्मेलन में एपेक देशों और एपेक में उत्पाद और व्यापार करने वाली कंपनियों को सहयोग के अच्छे अवसर मिलेंगे। डिजिटल परिवर्तन, AI और अनवरत विकास के जरिए पूरी औद्योगिक श्रृंखला का स्तर उन्नत होगा। वर्तमान वैश्विक निवेश संवर्धन सम्मेलन में अमेरिकी कंपनियों के आने वाले मेहमानों की संख्या सबसे अधिक है। चीन में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 60% कंपनियां चीन में अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। उधर 23 मई की सुबह 9 बजे चीन के च्यूचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में संचो 23 मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रवक्ता ने कहा कि गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि शंचो 23 मानव युक्त अंतरिक्ष यान को 24 मई को पेजिंग समय के मुताबिक रात 11:08 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री दल में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। फ्लाइट इंजीनियर चो यांगचू, पायलट चियांग ची युआन और पेलोड विशेषज्ञ ली चाइंग, जिनमें चू यांगचू कमांडर के तौर पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से अपने पहले अंतरिक्ष यात्री का स्वागत करेगा। ली चाइंग चीन की चौथी बैच की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं जो उड़ान मिशन को अंजाम देंगी और साथ ही हांगकांग और मकाओ से चुनी गई चीन की पहली महिला पेलोड विशेषज्ञ भी हैं। इसके अलावा प्रवक्ता ने दोनों पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों की वर्तमान समग्र प्रशिक्षण गतिविधि के बारे में बताया। इसमें उनके मुख्य प्रशिक्षण विषयों की सामग्री और यह भी शामिल है कि उन्हें दैनिक प्रशिक्षण और कक्षा में सहयोग के लिए चीनी भाषा में ने की कितनी आवश्यकता है। इस प्रवक्ता के मुताबिक इस साल के अंतरिक्ष दिवस पर 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों ने चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिशन प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए चीनी अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश किया है। उधर परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि यानी NPT का 11वां समीक्षा सम्मेलन 22 मई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संपन्न हुआ। चीन के निशस्त्रीकरण मामलों के राजदूत शेन चियन ने अपने संबोधन में कहा कि NPT के उद्देश्यों और सिद्धांतों को कायम रखना सभी अनुबंधित पक्षों के साझा हित में है। शेनचेन ने कहा कि चीन को इस बात का गहरा अफसोस है कि समीक्षा सम्मेलन ठोस निष्कर्षों पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहा है। पिछले 4 हफ्तों में विभिन्न पक्षों ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया है, संधि के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की है और परमाणु अप्रसार, परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों की खोज की है। कई मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद हमारा एक साझा लक्ष्य है NPT के अधिकार और प्रभावशीलता को बनाए रखना और मजबूत करना व सामान्य और सार्वभौमिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। शेनचेन ने कहा कि ठोस परिणामों पर सहमति तक पहुंचने में विफलता के बावजूद NPT अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निशस्त्रीकरण और अप्रसार की आधारशिला बनी हुई है और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का एक अपरिहार्य स्तंभ है। है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी, जिसके पिछले अंक में हमने सुना था कि मेंग बानचिया का राजकुमार चाओ शुतुन अपनी राजकुमारी की खोज में निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात गांव से होती है जो कि उसे उसकी राजकुमारी को ढूंढने में मदद करता है। गाहागान की मदद से राजकुमार चाओ शुतुन को उसकी राजकुमारी
नान मालोना, जो कि एक मोर कुमारी है, मिल जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। चाओ शुतुन ने बड़ी उत्कंठा के साथ अपनी उंगली से एक स्वर्ण अंगूठी उतारकर कहा, ओ प्रिय सुंदरी, इसे ग्रहण करो। साथ ही उसने नान मालोना की उंगली में वह अंगूठी पहना दी। नान मालोना ने भी अपनी छाती से एक रत्न जड़ित तेवर उतारकर चाओ शुतुन को दे दिया और कहा, इसमें आप अपनी प्रियतमा को हर वक्त देख सकते हैं। थोड़े समय बाद जब दोनों ने एक दूसरे को सगाई का वचन दे दिया तो झील की सतह पर एक ही नाल पर कमल के 2 फूल खिले दिखाई दिए। फिर प्रेमी प्रेमिका ने बुजुर्ग गहागान को धन्यवाद दिया और चाओ शुतुन का तेजस्वी घोड़ा उसे भेंट करते हुए प्रार्थना की कि वह मंत्र सिद्ध अंकुश उसके स्वामी नागनाथ बाना को लौटा दे। क्या मेरा प्रियतम मुझे मोर का भेष लौटाने को अब भी तैयार नहीं है? नान मालोना ने हंसते हुए कहा। चाओ शुतुन ने झाड़ियों से कपड़ा निकालकर उसे दे दिया। नान मालोना ने अपना मोर का भेष पहन लिया और चाओ शुतुन का हाथ पकड़कर उड़ान भर दी। वे दोनों हवा से बातें करते हुए चाओ शुतुन के घर मेंग बांचा की ओर रवाना हो गए। युवा राजकुमार की रोमानी प्रेम कहानी लोगों को उल्लासित करने वाली चर्चा का विषय बन गई। हर व्यक्ति बेहद खुश था कि परी सी सुंदर कुमारी उनके राजकुमार की पत्नी बनने जा रही है, लेकिन बेईमान मंत्री महासेना इनकी गिनती में नहीं था। वह बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी बेटी को ठुकरा दिया गया था और इसलिए उसने दुश्मनी का रुख अपना लिया था। उसने एक तरफ यह विवाह टालने के लिए नान मालोना को पिशाचिनी कहकर राजा को भ्रम में डालने की कोशिश की और दूसरी तरफ पड़ोसी देश मंग शुगांग नागमा के राजा को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें उसने नान मालोना के सद्गुणों व सौंदर्य का बखान करते हुए यह भी लिखा कि वह अगर इस कन्या का अपहरण करने अपनी सेना यहाँ भेज दे तो वह उसकी मदद करेगा। शुरू में राजा इस बात से असहमत था कि अजनबी लड़की उसकी बहू बने, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बेटे से नान मालोना के बिना रहा नहीं जाएगा तो उसने विवाह की अनुमति दे दी। जहाँ तक महारानी की बात थी, वह तो पहली मुलाकात में ही नान मालोना को चाहने लगी, इसलिए ज्यादातर मंत्रियों के समर्थन से शादी का शुभ दिन निश्चित कर लिया गया और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई। पड़ोसी देश मंग शुगांग नागमा का राजा एक निरंकुश शासक और लोलुप व विषयानुरागी व्यक्ति था। जब उसने नान मालोना के बारे में देशद्रोही महासेना का उत्तेजनापूर्ण संदेश पत्र पढ़ा तो तुरंत अपने फौजें एकत्र करके मेंग बांचा पर धावा बोलने का हुक्म दे दिया। ठीक विवाहोत्सव के दिन गहरी रात में राजा बागलाचे को अपने संदेशवाहक से खबर मिली कि देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर दुश्मनों ने हमला कर कब्जा कर लिया है। इससे लोगों में बड़ी घबराहट फैल गई। रात में चाओ शुतुन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी से विचार विमर्श करके तय किया कि वह राजा की अनुमति से एक फौजी टुकड़ी साथ लेकर आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने जाएगा। राजा ने अनुमति दे दी और चाओ शुतुन ने फौजी टुकड़ी के साथ तुरंत मोर्चे की ओर कूच कर दिया। चाओ शुतुन के चले जाने के बाद उस दुष्ट मंत्री ने राजा को युद्ध की स्थिति के बारे में झूठी खबर देकर डराने की भरसक कोशिश की। उसने कहा कि राजकुमार की फौजों को पीछे हटना पड़ रहा है और युद्ध में हार निश्चित है। राजा बागलाचे यह सुनते ही हताशा से स्तब्ध रह गया। उसकी हालत उस आहत बटेर की तरह हो गई जिसकी जान थोड़ी सी हलचल से भी निकल सकती थी। उसी रात राजा ने एक बहुत भयानक स्वप्न देखा जिसे वह जागने पर भी भूल ना सका। दूसरे दिन सुबह उसने मंत्रियों को बुलाकर अपना स्वप्न बताया और उनसे उसकी व्याख्या करने को कहा। राजा का आदेश पाते ही उसके प्रधान पुरोहित ने, जिसकी दुष्ट मंत्री महासेना से साठगांठ थी, सामने आकर कहा कि यह सब एक पिशाचिनी की करामात है।
जो इस शहर को दुश्मन के हवाले करने को तैयार है। प्रशासनी कहाँ है वह? राजा ने पूछा। आपके महल में, लेकिन आपके इस क्षुद्र सेवक में इससे ज्यादा कहने का साहस नहीं है। लेकिन ऐसे कठिन समय में तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, राजा ने आदेश दिया। उस पुरोहित ने राजा से 3 बार क्षमा मांगी, मानो वह राजा की नाराजगी के डर से कहना ना चाहता हो। प्रशासनी कोई और नहीं, नान मालोना ही है, वह बोला। राजकुमार की पत्नी ने ही हम पर यह मुसीबत बर्पा की है। अगर हम उससे छुटकारा ना पा सके तो पता नहीं भविष्य में और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। राजा यह सुनकर भय से स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। राजा की भयाकुलता पर महासेना बहुत खुश हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठाकर नान मालोना के खिलाफ राजा के कान भर दिए और बुद्धि भ्रम में पड़े राजा की तरफ से ऐलान कर दिया। 1 सप्ताह बाद प्रेत पूजा का दिन आएगा। नान मालोना की सभी निजी वस्तुएं तुरंत जब्त करके उसे बंदी बना लिया जाए और उस दिन उसकी बलि दे दी जाए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी, जो कि ताई लोक कथा है। महारानी ने नान मालोना को यह भयावह खबर सुनाई और भागने में उसकी मदद करने के लिए उसका मोर का भेष अपने पास रख लिया। बेचारी नान मालोना ने राजा से बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। तुम मेरे राज्य और मेरे बेटे के लिए साहस के साथ अपने प्राण दे दो, राजा ने उत्तर दिया। भग्न हृदय नान मालोना रोती कलपती रही और चाव शुथुन की बाट जोहती रही कि वह वापस आकर उसे इस घोर विपत्ति से बचा ले। उधर चाव शुथुन ने दुश्मन को पराजित करके पीछे खदेड़ दिया था और अपनी फौज के साथ विजय पूर्वक घर लौट रहा था। लेकिन प्रेत पूजा के दिन तक वह वापस नहीं आ सका। नान मालोना को वध कर चढ़ाया गया। उसके शानदार कपड़े की धज्जियां उड़ चुकी थी। उसने अपने भागने की योजना पहले से ही बना रखी थी, लेकिन चाव शुथुन से सदा के लिए जुदा होने का दुख उसके आंसुओं को रुकने नहीं दे रहा था। जब उसको राजा और रानी के सामने से लाया जा रहा था, तो उसने मुड़कर उनसे अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की विनती की। ओ आदरणीय राजा और रानी, वह बिलखते हुए बोली, आप हमेशा के लिए विदा होने के पहले मुझे यह अनुमति दे कि मैं मोर का भेष पहनकर आप लोगों के सामने अपना नाच दिखाऊं। राजा बागलाते का दिल पसीज गया और उसने उसकी अंतिम इच्छा मंजूर कर ली। रानी ने नान मालोना का मोर का भेष लाकर उसको दिया और रक्षक ने भी उसके बंधन खोल दिए। नान मालोना ने अपना मोर का भेष पहन लिया। धीरे धीरे उसने अपना नाच शुरू किया। उस समय वह बड़ी कमनीय लग रही थी। उसके अंगों के हिलने के साथ साथ उसके रंग बिरंगे मोर के भेष की चमक लोगों की आंखों के सामने रह रहकर कौन उठती थी। यहाँ तक कि उसका नया विराम नृत्य देखते देखते पाषाण हृदय भदिकती सम्मोहित सा खड़ा रह गया, मानो इस नाच से उसकी आत्मा शुद्ध व स्वच्छ हो गई हो और वहां मौजूद लोग केवल एक सुंदर नर्तकी की आकर्षक कला देखने के अलावा बाकी सब कुछ भूल गए। तभी नान मालोना, जो धीरे धीरे मोर का रूप धारण कर चुकी थी, अचानक आकाश में उड़ गई। देशद्रोही मंत्री ने राजा से फौरन अनुरोध किया कि वे नान मालोना को मारने का आदेश दें, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नान मालोना उनकी पहुंच से बाहर हो गई और देखते ही देखते ओझल हो गई। देखिए महाराज, सचमुच पिशाचनी है, पिशाचनी, वह भाग गई है, दुष्ट मंत्री ने जानबूझकर उत्तेजित होकर कहा। नौसेना का प्रलाप अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि एक घुड़सवार योद्धा ने मोर्चे से आकर राजा को विजय की खुशखबरी दी।
राजा अब भी स्तंभित सा बैठा था। इसलिए उसने उस जवान से बारंबार पूछा कि वह क्या खबर लाया है। आपके बेटे राजकुमार ने शाही फौज लेकर दुश्मनों को मार भगाया है। हमारी विजय पताका शान से लहरा रही है, जवान ने दोहराया। राजा ने धोखेबाज मंत्री महासेना पर एक नजर डाली, जिसने फौरन अपना सिर झुका लिया। अब राजा के सामने सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई। अगले ही क्षण वहां बैठे तमाम लोगों ने उठकर जय जयकार करते हुए चाओ शुतुन के नेतृत्व में लौटने वाली विजयी फौजों का स्वागत किया। एक बाबारी गायक ने उनका गुणगान करते हुए ये गीत भी गाया। नारियल का रस कितना मीठा है, रक्त कवच ही उसकी रक्षा करता है। हम नेकदान चावल से बिताते सुखमय जीवन है। वीर व साहसी चाओ शुतुन ही हमारे रक्षक है। यह गौरव तो सुंदर नान मालोना को मिलना चाहिए, चाओ शुतुन ने हंसते हुए कहा। उसकी ही रणनीति के फलस्वरूप दुश्मन को पराजित किया गया है। आइए इस गौरव को स्वीकार करने के लिए हम लोग नान मालोना को बाहर बुलाएं। यह सुनते ही राजा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वह कितना नासमझ था जो एक निर्दोष लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय कर बैठा। दुनिया में उस जैसा मूर्ख शायद ही कोई और हो, जिसने भलाई को बुराई समझ लिया। दोनों बदमाश प्रधान पुरोहित व मंत्री अपने से चाओ शुतुन द्वारा बदला लिए जाने के भय से कंधे झुकाकर वहां से चुपचाप खिसक गए तथा वहां मौजूद अन्य लोग व योद्धा राजकुमार की खूबसूरत पत्नी को याद करके सिर झुकाकर चुपचाप आंसू बहाने लगे। राजकुमार के बोलने के बाद किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला था, इसलिए वह इस खामोशी पर बड़ा घबराया। ये क्या मामला है? उसने भय से पूछा। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? राजा और रानी ने दुखी हृदय से चाओ शुतुन को सारी दास्तान सुनाई। उस समय वे दुख और शर्म के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। यह समाचार चाओ शुतुन के लिए एक आकस्मिक वज्रपात के समान था, या मानो तपते हुए अंगारों पर पानी पड़ गया हो। चाओ शुतुन पहले लड़खड़ाया और अगले ही क्षण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और बेहोशी की अवस्था में वह रह रहकर अपनी प्रेमिका का नाम बुदबुदाता रहा। फिर उसने रत्न जड़ित जेवर को निकाल कर गौर से देखा, जिसे सगाई के समय नान मालोना ने दिया था। हाँ, नान मालोना ने ठीक ही कहा था। जेवर के रत्न में उसे नान मालोना दिखाई दी। वह मुनि पालाशी के सामने बैठी हुई थी तथा उसका चेहरा आंसुओं से तर था। चाओ शुतुन के हृदय में अचानक टीस सी उठी और वह फिर मूर्छित हो गया। जब वह होश में आया तो उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने को संयम में रखकर यह संकल्प किया कि वह कुछ और करने से पहले नान मालोना को तलाश करेगा। वह किसी की बात न मानकर अपने वेगवान घोड़े पर सवार हो लिया और नान मालोना को ढूंढने के लिए नांगसेना झील की ओर बिना रुके दिन रात बढ़ता रहा। झूठे आरोप व अपने साथ निर्दयतापूर्ण बर्ताव के कारण नान मालोना को अत्यंत दुख के साथ पति का घर छोड़ना पड़ा था। अपनी जन्मभूमि मेंगवोतुंग बांध की ओर उड़ते हुए उसे अपने प्यारे माता पिता और बहनों की याद आई, जिन्हें उसने एक लंबे समय से नहीं देखा था। अपने पति चाओ शुतुन के प्रेम व निष्ठा पर उसको पूरा विश्वास था और वह जानती थी कि जब तक वह उसको ढूंढ नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन यह सोचते ही वह और व्याकुल हो उठी, क्योंकि वह जानती थी कि उस तक पहुंचने के रास्ते में चाओ शुतुन को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नांगसेना झील के ऊपर से उड़ते हुए उसकी भेंट मुनि पालाशी से हुई। उसने अपना बाजूबंद उतारकर मुनि को दिया और कहा, आप इसे चाओ शुतुन को दे दीजिएगा। उसको मालूम था कि चाओ शुतुन उसे ढूंढने के लिए वहाँ अवश्य आएगा।
वह आगे बोली, आप उसे बताएं कि अगर वह इसे पहन लेगा तो उसे ऐसा लगेगा मानो वह मेरे साथ ही जीवन बिता रहा हो, लेकिन उसे मेरा पीछा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता उसके लिए बेहद ही खतरनाक होगा। आप उसे यह भी कहें कि वह मुझे तलाश करने की कोशिश न करे। इसके बाद नान मालोना रोती हुई फिर उड़ गई। उधर चाव शुकन अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ बहुत से उपजाऊ मैदानों, घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों को पार करता गया। उसका वफादार घोड़ा बेहद थकान के कारण मर गया, लेकिन चाव शुतुन रास्ते में झरनों के पानी से प्यास बुझाता और हाथ लगे शिकार से पेट की आग को शांत करता पैदल ही आगे बढ़ता गया। वह बेहद थकान के कारण गिर पड़ने पर ही केवल कुछ पल के लिए विश्राम करता। दिन पर दिन चलते चलते वह आखिर में लांगसिना झील के पास आ पहुंचा। यहाँ उसको नान मालोना से अपने प्रथम मिलन का दृश्य याद आया और वह रो पड़ा। उसके करुण रोदन से मुनि पालाशी का दिल पसीज गया और उन्होंने पास आकर उसे नान मालोना का बाजूबंद दिया। बाजूबंद हाथ में लेते ही उसका दुख और बढ़ गया तथा वह फूट फूट कर रोने लगा। थोड़े समय बाद कुछ स्थिर होने पर उसने मुनि से कहा कि अपनी प्रियतमा को ढूंढने का उसका संकल्प और दृढ़ हो गया है। यह सुनकर मुनि पालाशी बोले, यहाँ से नान मालोना के घर तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक लंबा और बेहद कठिन रास्ता तय करना होगा। देश में अनेक नदियाँ और ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ पैरों के नीचे की बालू खिसक जाने से आदमी उसमें धंस जाता है। उन्हें पार करना असंभव है। इसके अलावा तुम्हें अनेक अलंघ्य पर्वत और भयानक आदमखोर पक्षियों के रूप में बहुत सी बाधाओं और खतरों का सामना भी करना पड़ेगा। और अगर तुम सौभाग्य से मेंगोतुंग बांध तक पहुंच भी गए तो वहां का राजा अर्थात नान मालोना का पिता तुम्हारी योग्यता व गुण पर वैसे ही संदेह करेगा जैसे तुम्हारे पिता ने नान मालोना पर किया था। लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, चाव शुतुन ने प्रतिज्ञा की। अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो अपना पांव कभी पीछे नहीं रखूंगा। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। पालाशी उसकी प्रेम निष्ठा व दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। मुनि ने एक बंदर को बुलाकर निर्देश दिया कि वह चाव शुतुन को नान मालोना के घर ले जाए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी, जो कि ताई लोक कथा है। बंदर के मार्गदर्शन में चाव शुतुन ने फिर अपना लंबा और कठिन सफर शुरू कर दिया। चलते चलते एक दिन वह नानमिन गाली काखांग नदी के किनारे पहुंचा, जिसका पानी इतना गर्म था कि धातु की चीज भी उसमें पिघल जाती थी। चाव शुतुन रखने के लिए अपनी तलवार उसमें डाल दी। पानी का स्पर्श करते ही तलवार की नोक पिघल गई। नदी के ऊपरी या निचले भाग में उस पार जाने के लिए उसको न तो कोई घर दिखाई दिया, न ही कोई पुल। उड़कर नदी पार करने का सामर्थ्य तो उसका था नहीं, इसलिए वह नदी किनारे खड़े होकर अधीर आंखों से उस पार ताकने लगा। सहसा पानी के ऊपर एक विशाल काला अजगर प्रकट हुआ, जो अपना सिर व पूंछ नदी के दोनों तटों पर टिकाई एक लंबा पंख पुल सा प्रतीत हो रहा था। वह चतुर विनोदी बंदर अजगर के शरीर पर तेजी से दौड़ता हुआ सामने के किनारे पर जा पहुंचा और उसके पीछे पीछे चाव शुतुन ने भी वैसा ही किया। उनके पार पहुंचते ही वह अजगर गायब हो गया। चाव शुतुन व उसका वफादार बंदर पश्चिम की ओर लगातार चलते रहे। एक दिन वे दोनों लड़ने भिड़ने वाले पहरेदार नामक 3 गगनचुंबी पर्वतों के पास पहुंचे। ये पर्वत पल पल एक दूसरे से टकराते रहते थे। चाव शुतुन ने तरकश से तीर निकालकर अपने दिव्य धनुष पर चढ़ाया और पर्वतों के बीच की
एक दरार को निशाना बनाकर चला दिया। सरसराते हुए तीर ने उन दो लाएमान पर्वतों को जोर का धक्का देकर उनके बीच से एक अस्थायी रास्ता बना दिया। चाओ शुथुन और उसके मार्गदर्शक बंदर ने फौरन उस रास्ते से तेजी से गुजरकर पर्वत को पार कर लिया। उनके गुजरते ही तीनों पर्वत फिर आपस में टकराने लगे। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद वे एक ऐसे विशाल रेगिस्तान में पहुंचे जहां हर समय रेतीली और पथरीली आंधी चलती रहती थी। पूरे दिन आंधी से संघर्ष करते हुए वे अंत में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आए, जिसकी विशाल टहनियां व घनी पत्तियां सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देती थी। बुरी तरह थके होने के कारण उन दोनों ने विश्राम के लिए पेड़ पर चढ़कर टहनियों के बीच पनाह ले ली। लेकिन उनको क्या मालूम था कि उसी पेड़ पर भयावह आदमखोर पक्षियों के जोड़े का घोंसला भी था। सहसा हवा के एक झोंके ने चाओ शुथुन को अर्ध निद्रा से जगा दिया। दरअसल हुआ यह था कि पक्षियों का जोड़ा अपने घोंसले में लौट आया था। नर पक्षी पूर्व में होने वाली भावी घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता था और मादा पक्षी पश्चिम की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते थे। तुम्हारे द्वारा की गई भविष्यवाणी अब तक सही साबित नहीं हुई है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मादा पक्षी ने चुटकी ली। तुमने कहा था कि चाओ शुथुन आज ही यहाँ पहुँचेगा, पर मुझे तो उसका कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दे रहा। मगर मेरे अनुमान से वह नानमिन गाली का खांग नदी लड़ने भिड़ने वाले पहरेदार पर्वतों को सकुशल पार कर चुका है और आज उसको यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं तो अभी वह स्वादिष्ट भोजन खाने के इंतजार में हूँ। नर पक्षी ने झुंझलाकर जवाब दिया। अचानक उसने अपना भारी भरकम सर ऊपर उठाया और चिल्लाया, अरे मूर्ख, मैं किसी जीवित प्राणी की बू महसूस कर रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी, मादा पक्षी ने प्रफुल्लित होकर कहा। आओ हम नीचे जाकर देखें। दोनों पक्षी जमीन पर उतर आए और अपनी बदसूरत गर्दन तानकर इधर उधर सूंघते हुए तलाशने लगे। आतंकित चाओ शुथुन ने उनका मुकाबला करने के लिए तलवार हाथ में पकड़ ली। पक्षियों ने बंदर को ढूंढ लिया और झड़ाझड़ निगल लिया। और चीज न मिलने पर दोनों पक्षी फिर घोंसले में वापस आ गए। आहा, केवल एक बंदर, यही है तुम्हारे हिसाब से पूर्व से आने वाला प्राणी? मादा पक्षी ने कहा। फिर अब मैं सोऊंगी। कल मेंगू तंगबान का राजा सातवीं राजकुमारी जो अभी अभी मंगबांचा से लौटी है के स्वागत और मंगल कामना के लिए एक शानदार समारोह आयोजित करेगा। इस मौके पर 7 हाथियों, 100 भैंसों और 100 सुअरों को मारा जाएगा। हम क्यों ना वहाँ चलकर मांस और हड्डियों के भक्षण और रुधिरपान का आनंद लें? थोड़ी देर बाद दोनों भीमकाय पक्षी गहरी नींद में सो गए और चाओ शुथुन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, कल ये पक्षी मेरी प्रियतमा के घर उड़ जाएंगे। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनमें से किसी एक के ऊपर चुपके से सवार हो जाऊं तो ठीक है। मैं अपनी पत्नी को पुनः देखने के लिए बड़े से बड़े खतरे को भी तुच्छ समझता हूँ। नान मालूना की याद आती ही उसके अंदर अपूर्व साहस पैदा हो गया। वह अपनी तेज धार वाली तलवार हाथ में थामकर चुपके से घोंसले के अंदर घुस गया। उसने पक्षी के पंख की आद्र जैसी मोटी और खोखली डंडी को काटा और सावधानी से रेंगकर अपने आप को उसमें छिपा लिया। अब यह आदमखोर पक्षी मुझे सीधे मेंगवू तंगबान पहुंचा देंगे। यह सोचकर वह मन ही मन बेहद खुश हुआ। कहानी मयूर कुमारी, जो कि ताय लोक कथा है।
यह थी हमारी आज की कहानी, लेकिन अगले अंक में भी यह कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर दानव पर बहुत से वार करता है, पर दानव को किसी भी वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर शूकर भी युद्ध में शामिल होने के लिए आ जाता है। वानर दानव के पेट में घुसकर ऐसा आतंक मचाता है कि दानव को अपने प्राण ही त्यागने पड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। इस बीच खाओलाओ ग्राम में श्रीली और अन्य लोगों ने धाम भिक्षु से कहा, आपके दोनों शिष्य रात भर बाहर थे और अभी तक लौटे भी नहीं। वे अवश्य ही अपने प्राण गंवा चुके होंगे। सांचांग ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि वे सही सलामत होंगे। चलो आओ उनका पता लगाएं। कुछ ही पलों में वानर और शूकर गीत गुनगुनाते हुए वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ इस विशाल अजगर को घसीटते हुए ले आए। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। गांव के सभी लोग, बच्चे और बूढ़े, स्त्री और पुरुष सांचांग के पास जा पहुंचे और झुककर प्रणाम करते हुए बोले, आदरणीय महानुभावों, यही है वह प्रेत आत्मा जिसने यहाँ इतना आतंक मचा रखा था। हम सब आपके ऋणी हैं और हम सब आपकी ही वजह से एक बार फिर शांति से अपना जीवन बिता सकेंगे। सभी लोगों ने आभार व्यक्त किया और उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। सांचांग और उनके शिष्यों ने वहां से जाने की अनुमति मांगी। चूंकि उन्होंने धन या फिर कोई उपहार देने से मना कर दिया था, इसलिए गांव वालों ने घोड़ों व खच्चरों पर भुना हुआ अनाज और फल लाद कर उन्हें विदा किया। उनके घोड़े व खच्चर लाल पट्टियों व रंग बिरंगी झंडियों से सजे हुए थे। गांव के 500 परिवारों में से कोई 700-800 लोग उन्हें विदा करने आ पहुंचे और उनके साथ साथ चलने लगे। यात्रा के दौरान वे सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे, लेकिन सात पूर्णता पर्वत के अविचित्र परसीमन गलियारे में पहुंचने से पहले ही सांचांग को बहुत ही तेज दुर्गंध आने लगी। साथ ही उसने यह भी देखा कि आगे जाने का रास्ता बंद है। उसने वानर से कहा, सुखुन, हम लोग आगे कैसे जाएंगे? वानर ने जवाब दिया, आगे जाना मुश्किल है। सांचांग ने वानर के मुंह से यह सब सुना कि आगे जाना बहुत मुश्किल है तो वह रोने लगा। बुजुर्ग महोदय और बाकी सब लोगों ने उसके पास जाकर उससे कहा, भिक्षुवर, आप इतने ज्यादा परेशान ना हो। हम सब लोग आपके साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम पहले से ही तय कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि आपके यशस्वी शिष्यों ने प्रेतात्मा को हराकर हमारे गांव को संकट से मुक्त किया है, इसलिए अब हम सब लोगों ने यह फैसला किया है कि इस पर्वत पर आपके लिए एक बेहतर रास्ता तैयार कर दे। यह सुनकर बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल फिजूल की बात है। आप हमें बता चुके हैं कि यह पर्वत कोई 250 कोस तक फैला हुआ है। आप लोग यवि महान के दैवी सैनिक तो हैं नहीं, फिर पर्वत के आर पार आप एक नया रास्ता कैसे बना सकते हैं? अगर गुरुदेव को यह पर्वत पार करना है तो हमें खुद ही कोशिश करनी होगी। आप लोग यह काम कभी नहीं कर पाएंगे। सांचांग ने घोड़े से नीचे उतरकर पूछा, किंतु हम केवल अपनी कोशिशों से यह काम कैसे कर सकेंगे? इस पर वानर मुस्कुराते हुए बोला, इस पर्वत को पार करना सचमुच बड़ा मुश्किल है और इस पर्वत पर नया रास्ता बनाना तो इससे भी मुश्किल है। हमें पुराने रास्ते से ही जाना होगा।
मुझे चिंता केवल इस बात की है कि हमें भोजन कौन करवाएगा। बुजुर्ग ली महोदय बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं मान्यवर? हम सब महानुभावों को आप तक भोजन उपलब्ध कराने में कोई परेशानी नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि हम आपको भोजन उपलब्ध नहीं करा सकते। उनकी बात सुनकर वानर बोला, अगर यह बात है तो जाइए 200 किलोग्राम भुना हुआ अनाज और कुछ भाप में पके केक और रोटियां ले आइए। जब हमारा साथी लंबी थूथनी वाला भिक्षु भर पेट खाना खा लेगा तो वह एक विशाल काय शूकर का रूप धर लेगा और अपनी थूथनी से पुराने रास्ते को साफ कर देगा। तब हमारे गुरुदेव हमारी मदद से इस पर्वत को अपने घोड़े पर पार कर लेंगे। वे निश्चित रूप से उसे पार कर पहुंच जाएंगे। भैया, तुम चाहते हो कि बाकी सब लोग साफ सुथरे बने रहे? क्या इस गलियारे की दुर्गंध का सामना करने के लिए केवल मैं ही रह गया हूँ? शूकर बोला। शूकर की ये बात सुनकर सांसार ने कहा, ओनंग, अगर तुम अपनी थूथनी से यह गलियारा साफ कर दो और मुझे पर्वत के पार पहुंचा दो तो यह काम तुम्हारी एक महान उपलब्धि कहलाएगा। शूकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 36 प्रकार के रूप धर सकता हूँ। समस्या केवल यह है कि मैं जितना बड़ा आकार धारण करता जाऊंगा मेरा पेट भी उतना बड़ा होता चला जाएगा और जब तक वह पूरी तरह भरा नहीं होगा तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता। गांव वालों ने कहा, हमारे पास काफी खाने की चीजें हैं। हम अपने साथ भुना हुआ अनाज, फल, भुने हुए केक और सेवैयां लाए हैं। हम आपको ये सब चीजें पर्वत पर रास्ता बनाते समय देने वाले थे। ये सब खाने की चीजें हम आपको अभी दे सकते हैं। जब आप अपना रूप बदल लेंगे और काम शुरू कर देंगे तब हम कुछ लोगों को अपने गांव भेजकर आपके लिए और भोजन मंगवा लेंगे। अब क्या था, शूकर खुशी से पूरा नहीं समाया। अपने वस्त्र उतार कर अपना पासा नीचे रख कर उसने सबसे कहा, मेरी खिल्ली ना उड़ाइए और देखते जाइए मैं गंदगी से जूझने का यह काम कितनी आसानी से पूरा करता हूँ। उस अद्भुत मूर्ख ने अपने दोनों हाथों से तिलिस्मी ताली बजाई, अपने शरीर को जोर से हिलाया और एक भीमकाय शूकर का रूप धर लिया। शूकर को रूप बदलता देखकर वानर ने विदा करने आए सभी गांव वालों से कहा कि वह सारा भुना हुआ अनाज एक जगह जमा कर दे और भीमकाय शूकर से कहा कि वह खाना शुरू कर दे। इस बात की परवाह किए बिना कि भोजन पका हुआ है या कच्चा, वह एक ही निवाला में सारा भोजन गटक गया और रास्ता साफ करने जा पहुंचा। वानर ने भिक्षु रेतात्मा से कहा कि वह अपने जूते उतार कर सामान को सावधानी से ले आए और गुरुदेव को सलाह दी कि वह घोड़े की नक्काशीदार काठी पर जमकर बैठे रहे। फिर उसने अपने ऊंचे जूते उतार लिए और बाकी सब लोगों को लौट जाने की सलाह दी। तीर्थयात्रियों को विदा करने आए 700-800 लोगों में से ज्यादातर लोग घोड़ों या खच्चरों पर आए थे। वे टूटते तारों की तरह तेजी से अपने गांव लौट गए। कोई 300 लोग पैदल आए थे। वे पर्वत की तलहटी पर खड़े होकर यात्रियों के जाने का दृश्य देखते रहे। गांव से पर्वत का फासला करीब 10 कोस का था। भोजन लाने के लिए उन्हें 5 कोस और आगे जाना था। इस तरह उन्हें कुल 30 कोस का फासला तय करना था। इसलिए जब तक वे लौटे गुरु शिष्य काफी आगे निकल चुके थे। तीर्थ यात्रियों से मिले बिना गांव वासी नहीं लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने खच्चर और घोड़े गलियारों में दौड़ा दिए। वे पूरी रात सफर करने के बाद ही अगली सुबह उन तक पहुंच पाए। वे बोले, तीर्थ यात्रियों, कृपया रुक जाइए, एक पल के लिए रुक जाइए, हम आपके लिए खाना लाए हैं। जब सांचांग ने उनकी बात सुनी तो उसके पैर पे उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा वे कितने अच्छे और विश्वसनीय लोग हैं। उसने शूकर को कहा कि वह आराम करे और कुछ खा ले ताकि अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर सके। शूकर जो 2 दिन से अपनी थूथनी के जरिए रास्ता साफ कर रहा था, भूख के मारे व्याकुल था। गाँववासी
किसी 700-800 किलोग्राम से भी ज्यादा खाना लाए थे, जिसे वह एक ही बार में निकल गया, बिना इस बात की परवाह किए बिना कि वह गेहूं था या चावल। जब उसका पेट अच्छी तरह से भर गया तो वह फिर से रास्ता साफ करने के काम में जुट गया। सांचांग, वानर और भिक्षु एकात्मा ने गांव वासियों को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि दानव को मारकर जब सांचांग और उसके शिष्य विदा लेने लगे तो रास्ते से आ रही बदबू से सांचांग बहुत परेशान हो उठा। उन सब ने मिलकर तय किया कि शूकर उस रास्ते को साफ करेगा और सभी गांव वाले उसके लिए भरपेट भोजन का इंतजाम करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सांचांग और उसके शिष्यों ने गलियारे की गंदगी साफ की और अपने मार्ग पर काफी आगे निकल गए। समय तेजी से बीतता गया और फिर एक बार गर्मियां शुरू हो गई। अपनी राह चलते चलते उन्हें एक शहर दिखाई दिया जो चारों ओर से 4 दीवारें और खाई से घिरा हुआ था। घोड़े की लगाम खींचकर सांचांग ने कहा, शिष्यों, क्या तुम नाम बता सकती हो हम किस जगह पहुंच गए हैं? वानर बोला, उस पर फुरफुरिया लिखा हुआ है। सांचांग ने कहा, फुरफुरिया तो एक पश्चिमी राज्य हो सकता है, हमें यहाँ अपना पार पत्र दिखाना होगा। जल्दी ही वे लोग शहर के फाटक के बाहर पहुंच गए। वहाँ गुरुदेव ने घोड़े से उतरकर पुल पार किया और 3 फाटक के बीच से गुजरने के बाद अंदर चला गया। वह सचमुच एक शानदार शहर था। गुरुदेव और उसके शिष्यों ने राजपाट पर और बाजार में चलते समय देखा कि वहाँ के लोग हष्ट-पुष्ट, साफ सुथरे वस्त्रों में सजे हुए और मृदुभाषी हैं। सच में वे लोग महान थांग राज्य के लोगों से किसी भी रूप में कम नहीं थे। जब सड़क की दोनों तरफ के दुकानदारों ने यह देखा कि शूकर कितना बदसूरत है, भिक्षु रेतात्मा कितना लंबा और काला है और वानर कितने बालों व चौड़ी भौहों वाला है, तो वे अपना कारोबार छोड़ छाड़ कर उन्हें देखने के लिए बाहर निकल गए। सांचांग ने अपने शिष्यों से कहा, अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी मत कर लेना, अपने सिर नीचे करके चलो। शूकर ने आदेश का पालन करते हुए अपनी थूथनी छाती में समेट ली और भिक्षु रेतात्मा ने सिर उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वानर आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों तरफ देखता हुआ थांग भिक्षु के साथ साथ चलता रहा। दर्शकों में से कुछ निठल्ले लोगों, जिज्ञासुओं और शैतान बच्चों ने शूकर को चिढ़ाना, उस पर ईंट पत्थर फेंकना और उसकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। सांचांग ने चिंतित होकर एक बार फिर कहा, तुम चाहे जो भी करो, झगड़ा हरगिज मोल मत लेना। मूर्ख शूकर ने अपना सिर झुकाए रखा। कुछ ही देर में वे एक मोड़ पर आ पहुंच गए। वहाँ दीवार पर एक फाटक बना था जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अतिथि मिलन निवास। सांचांग ने कहा, हम लोग एक सरकारी संस्थान में जा रहे हैं। इस पर वानर ने पूछा, क्यों? सांचांग ने जवाब दिया, अतिथि मिलन निवास एक ऐसा संस्थान है जहाँ सारी दुनिया के लोगों का स्वागत सत्कार किया जाता है, इसलिए हम अंदर जाकर अधिकारियों से मदद ले सकते हैं। हमें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। जब मैं राजा से मिल लूंगा और अपने पार पत्र का निरीक्षण करवा दूंगा, तो हम यह शहर छोड़कर फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। जब शूकर ने यह सुना तो अपनी थूथनी बाहर निकाल ली, जिसे देखकर पीछे पीछे चलने वाले तमाशबीन इतने डर गए कि उनमें से दर्जनों लोग भगदड़ में जमीन पर जा गिरे। शूकर ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, हमें अंदर शरण ले लेनी चाहिए और खिल्ली उड़ाने वाले इन दुष्ट लोगों से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। वे अंदर चले गए। पीछे चलने वाले लोग धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। अतिथि मिलन निवास में उन्हें 2 आयुक्त मिले, एक वरिष्ठ अधिकारी था और दूसरा उसका सहायक। दोनों किसी उच्च अधिकारी का स्वागत करने से पहले अपने कार्मिकों का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक थांग भिक्षु को आता देखकर वे ताज्जुब में पड़ गए। आप कौन हैं? दोनों ने एक साथ पूछा। थांग भिक्षु ने जवाब दिया, मुझे राजकुल श्रेष्ठ थांग सम्राट ने पश्चिमी स्वर्ग से धर्म ग्रंथ लाने के लिए भेजा है।
आपके सुविख्यात देश में पहुंचने के बाद मुझे चुपचाप आगे निकल जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपना पार पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि हम लोग यहाँ के शासक से अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति पा सकें। साथ ही हम आपके शानदार अतिथि निवास में आराम करने की अनुमति भी चाहते हैं। जब दोनों आयुक्तों ने यह सब सुना तो उन्होंने अपने अधीन कार्मिकों को वहां से हट जाने का आदेश दिया। अपनी सरकारी पोशाक पहनी और मुख्य महाकक्ष से नीचे उतरकर अतिथियों के स्वागत के लिए आ पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया कि अतिथि कक्षों को सांचांग और उसके शिष्यों के लिए साफ करवा दिया जाए और उनके लिए कुछ शाकाहारी भोजन का इंतजाम भी कर दिया जाए। सांचांग ने उनको धन्यवाद दिया। दोनों अधिकारी अपने कार्मिकों के साथ महाकक्ष के बाहर चले गए। कुछ परिचारकों ने अतिथियों से अनुरोध किया कि वे अतिथि कक्षों में जाकर आराम करें। सांचांग उनके साथ जाने को तैयार हो गया, पर वानर ने ऐतराज किया। कैसे वाहियात लोग हैं ये, हमें मुख्य महाकक्ष में क्यों नहीं ठहरने देते? अभी वे लोग बातें कर ही रहे थे कि अतिथि निवास का प्रबंधक उनके लिए खाने का सामान ले आया। सांचांग ने अपने शिष्यों से कहा कि वे भोजन सामग्री स्वीकार कर लें और प्रबंधक को धन्यवाद दिया। प्रबंधक ने कहा, पश्चिमी कक्ष में एक साफ सुथरा चूल्हा है, उसमें जलाऊ लकड़ियां भी रखी हैं, वहां आप अपना खाना खुद पका सकते हैं। इस पर सांचांग ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके नरेश इस समय राजमहल में हैं या नहीं? प्रबंधक ने जवाब दिया, हमारे राजकुल श्रेष्ठ नरेश काफी समय से दरबार में हाजिर नहीं हुए, लेकिन आज भाग्यवश वे एक सूचना के बारे में अपने सैनिक व असैनिक अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर आप समय पर वहां पहुंचकर अपना पार पत्र दिखाना चाहते हैं तो कृपया जल्दी जाइए, कल तक बहुत देरी हो जाएगी। ईश्वर ही जानता है कि तब आपको कितना और इंतजार करना पड़ेगा। सांचांग बोला, मुखुन, तुम तीनों लोग खाना तैयार करो और मैं अपने पार पत्र का निरीक्षण कराने जाता हूँ। भोजन करने के बाद हम अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देंगे। शुकर ने झटपट सामान में से सांचांग का चोगा और पार पत्र निकाल दिया। गुरुदेव ने कपड़े पहने और राजमहल की ओर चल पड़े। थांग महाभिक्षु जल्दी ही पंचमरपक्षी अट्टालक के पास राजमहल के बाहरी फाटक पर पहुंच गया। वहां बने आलीशान महाकक्षों और गगनचुंबी अट्टालिकाओं का सौंदर्य देखने लायक था। जब वह मुख्य दक्षिणी फाटक पर पहुंचा तो उसने सूचना अधिकारियों से कहा कि वह नरेश से अपने पार पत्र का निरीक्षण कराना चाहता है। फाटक पर तैनात खोजा अधिकारी ने सिंहासन की सीढ़ियों पर जाकर यही सब बात राजा को बता दी। जब राजा ने यह सब सुना तो वह खुश होकर बोलने लगा, काफी लंबे समय से हम इतने अस्वस्थ हैं कि अपने सिंहासन पर ही नहीं बैठ पाए। आज हम दरबार कक्ष में इसलिए आए हैं ताकि चिकित्सकों को बुलाने के लिए सूचना जारी की जा सके। खुशी की बात है कि आज ही एक माननीय भिक्षु हमारे देश में पधारे हैं। राजा ने आदेश दिया कि भिक्षु को सिंहासन की सीढ़ियों पर बुलाया जाए। सांचांग ने झुककर राजा का अभिवादन किया। तब राजा ने उसे दरबार कक्ष में बुला लिया, उससे बैठने का अनुरोध किया और राजकीय भोजनशाला को आदेश दिया कि वह उसके लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम करे। सांचांग ने राजा के साथ व्यवहार के लिए उसे धन्यवाद दिया और अपना पार पत्र प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पीजीटीएम हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज,
रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।